हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी ए क्षितिज भाग 1 से मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तर। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, लाइक का बटन दबाकर अपनी प्रेजेंट लगा दें। क्लास को बीच में से छोड़कर ना जाएं, क्योंकि ऐसा करने से किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में नहीं आ पाएगा। मैं वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हुए समझाती जाऊंगी, ताकि आपको एक बार क्लास अटेंड करने से सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं। इसलिए आप क्लास को बंक मत करना, बीच में से छोड़ना भी मत, ताकि क्लास के लास्ट तक आप सारे प्रश्नों के उत्तर खुद से लिख पाए। तो शुरू करते हैं क्लास 9 हिंदी ए क्षितिज भाग 1 मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय मतलब बहुत बुरी, जिसपे दया की जा सकती है। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, यानी लड़कों को ही ज्यादा खास माना जाता था। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से, नीची दृष्टि से घटिया समझा जाता था लड़कियों को लड़कों के सामने। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी था, क्योंकि उस समय दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी, बहुत दहेज देना पड़ता था। इसलिए किसी को भी लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था, या तो उन्हें बंद कमरे की चारदीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी सिर्फ लड़कों का ही था। कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थी। उच्च वर्ग यानी जो बहुत पैसे वाले लोग थे, वही सिर्फ अपनी लड़कियों को पढ़ाते थे, बाकी लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। परंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी, मतलब ऐसे लोग बहुत ही कम थे जो लड़कियों को पढ़ाते थे। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और जो लोग पढ़ाते भी थे उनकी लड़कियों को भी बहुत मुश्किल आती थी शिक्षा प्राप्त करने में। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। आज तो आप लोग हैं इस समय में, तो आपको पता होगा आपके आसपास लड़कियों की स्थिति क्या है। आपकी बहनें होंगी, आपके घर के आसपास रहने वाली लड़कियां हैं, आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियां होंगी, तो आप जानते होंगे कि लड़कियों की स्थिति आज कैसी है। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां बदल गई हैं, थोड़ी ही नहीं बल्कि अब तो बहुत स्थिति बदल गई है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सजग हो गए हैं। सजग का मतलब है कि लोगों को समझ आ गई, जाग गए हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, लेकिन लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रही है। तो आप जानते हैं कि आपके साथ क्लास में लड़कियां भी पढ़ती हैं। जो भी लड़के क्लास अटेंड कर रहे हैं इस समय, उनके साथ लड़कियां भी पढ़ती होंगी उनकी क्लास में, तो उनको पता है कि लड़कियां भी पढ़ने के लिए स्कूल में आती हैं, पढ़ाते हैं। ज्यादातर घरों में लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो लड़कियों को अभी भी नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। अभी भी ऐसा होता है दूरस्थ जगहों पर। और ये जो कुछ भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, उसके लिए अब तो सरकार कड़े कानून बनाती है, और ये सब समस्याएं लड़कियों के साथ अब नहीं हो पाती हैं उतनी हद तक। अगला प्रश्न है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका के घर में किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, ये लेखिका ने जिक्र किया है। तो लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब रखे गए थे, वो उसे उर्दू सिखाने के लिए आते थे। लेकिन लेखिका की रुचि बिल्कुल भी नहीं थी उर्दू में, वो उर्दू सीखना ही नहीं चाहती थी। एक तो कारण ये था। दूसरा क्या हुआ कि लेखिका को जब भी मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे, तो वो चारपाई के नीचे जाके छिप जाती थी, तो इसलिए फिर मौलवी साहब ने आना बंद कर दिया, तो भी वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। हाँ, लेखिका की माँ को हिंदी आती थी, क्योंकि वो जबलपुर से आई थी शादी करके, तो लेखिका की माँ ने ही लेखिका के घर में हिंदी का वातावरण पैदा किया, और सब लोग हिंदी में बोलने लगे, हिंदी पढ़ने लगे। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी।
वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। आस्था का मतलब है विश्वास, उन्हें भगवान में बहुत विश्वास था। सुबह सुबह उठ करके वो कृपा निधान पंचीबन बोले ये पद गाती थी, मीरा के भजन गाया करती थी, प्रभाती गाती थी। प्रभाती किसे कहते हैं? प्रभाती होती है जो सुबह सुबह जो गीत गाए जाते हैं भगवान के, उसे प्रभाती कहते हैं। लिखा भी करती थी, उन्हें लिखने का भी शौक था, मतलब पोइम वगैरह गाने पद भजन वो लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लिखने और गाने के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था, लेकिन इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। यानी कि महादेवी वर्मा को इन दोनों भाषाओं को सीखने का मौका अपनी माँ से मिला और इसीलिए महादेवी वर्मा भी आगे जाकर के हिंदी भाषा में ही लिखने भी लगी। अगला प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? पहले हिंदू मुस्लिम को लेकर इतना भेदभाव नहीं होता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक ही देश में बड़े प्यार से रहते थे। जब आजादी हुई, आजादी मिलने के बाद हिंदू और मुस्लिम के संबंधों में भी परिवर्तन आ गया, बदल गए। आजादी के बाद दोनों के संबंध पहले बहुत प्यार प्रेम से रहा करते थे, आमने सामने घर होते थे हिंदू मुसलमानों के, लेकिन बहुत अच्छे से रहते थे, एक ही परिवार के जैसे रहते थे। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ तो उसके बाद मनमुटाव आ गया। आपसी फूट के कारण देश दो हिस्सों में बट गया। पाकिस्तान मुस्लिम प्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित है और हिंदुस्तान में हिंदुओं का वर्चस्व कायम है। ऐसी परिस्थिति में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का प्यार के साथ रहना सपने जैसा ही प्रतीत होता है। इस क्वेश्चन को मैं और आपको एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ। प्रश्न था कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? तो जो जवारा के नवाब थे वो मुसलमान थे और उनके परिवार के साथ लेखिका के परिवार के इतने बढ़िया संबंध थे कि लेखिका उनके बेटे को राखी बांधती थी और उनके जो जवारा के नवाब की पत्नी थी वो लेखिका के छोटे भाई के लिए कपड़े भी लाई, उसका नाम भी रखा। इतना हक रखते थे वो लोग कि आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना, त्योहार इकट्ठे मनाना, अपने बच्चे के लिए कपड़े बनाए हैं तो उनके लिए भी, दूसरे के बच्चे के लिए भी कपड़े बनाना। इस तरह का पारिवारिक संबंध था इनका, बहुत मधुर संबंध थे। ऐसे आना जाना था एक दूसरे घर में कि जैसे रिश्तेदारी आते हैं एक दूसरे के घर में। तो इतने बढ़िया संबंध जब लेखिका ने एक मुस्लिम परिवार के साथ बिता रखे हैं तो आज जब वो देखती है लेखिका कि आज तो हिंदू और मुसलमान में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े मनमुटाव है, कोई भी किसी मुसलमान के घर में जा के इस तरह से पारिवारिक संबंध उसके साथ बहुत मुश्किल है रखना, तो इसलिए लेखिका को आज वो सब बातें सपने जैसी लगती हैं कि जो हमने बचपन में बिताए हैं मुस्लिम परिवार के साथ जो क्षण हमने बिताए हैं, आज के संदर्भ में जब वो देखती है तो कहती है ये तो सपना है भाई, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या फिर आप होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? मतलब जेबुनिसा महादेवी का बहुत काम करती थी, अगर जेबुनिसा की जगह आप होते यानी आप महादेवी का कुछ काम कर रहे होते तो आप महादेवी से क्या उम्मीद करते कि वो क्या करे आपके लिए? अगर मैं जेबुनिसा की जगह पर होती तो मैं उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती कि मैं उसका इतना काम कर रही हूँ तो वो मुझसे बड़े प्रेम से बात करे, बड़ी इज्जत से बात करे, और मैं चाहती कि वो पढ़ने में भी मेरी मदद कर दे और कविता और लिखना, कहानी लिखना वो मुझे भी सिखाए, मुझे भी प्रोत्साहित करे कि मैं भी अच्छी कविता और कहानी लिख सकूं। हाँ, एक और मेरे अंदर जिज्ञासा होती कि महादेवी वर्मा कविताएं लिखती है और पुरस्कार भी उसे मिलते हैं तो एक कविता वो मेरे लिए भी लिखे। अगला छठा प्रश्न है, ये रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको भी इस तरह का कोई पुरस्कार मिला है और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा अनुभव होगा आपको? तो पहला तो कि वो देश हित में यानी कि देश की भलाई के लिए देना पड़ रहा है, और दूसरा है आपदा निवारण। आपदा क्या होता है? कोई संकट जो भगवान की तरफ से आए, जैसे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इस तरह की
आपदाओं का निवारण करने के लिए, यानी कि उनसे रोकथाम करने के लिए, लोगों को उनसे सुरक्षित करने के लिए अगर आपको देना पड़े अपना पुरस्कार तो आपको कैसा लगेगा। देखिए बच्चे, अभी आप इस क्लास को जब अटेंड कर रहे हैं, दुर्गा पाल मैम की क्लास जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाई मेरा पुरस्कार है, मैं क्यों दूं, मैंने बड़ी मेहनत से जीता है तो मैं क्यों दूं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि बच्चे होने के नाते ये विचार आपके मन में आराम से आ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैंने मेहनत की है, मेरा पुरस्कार है, मैं किसी और को वो क्यों दूं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे जा करके, तो आपको एक मैं ये सजेशन है मेरा कि जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए तो आप नेगेटिव आंसर ना लिखें, नकारात्मक उत्तर ना लिखें। आप चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी करेंगे करते रहिए, लेकिन इस समय जब आप आंसर लिख रहे हैं और आपकी कॉपी बाहर चेक होने के लिए जा रही है, तो उस समय आपको सकारात्मक ही उत्तर लिखना है कि मैं देश हित के लिए दूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब किसी भी चीज़ को आपने नेगेटिव नहीं लिखना होता है, आप उसको पॉजिटिव ही लिखिए, चाहे आपको मन से बुरा भी लग रहा है। तो यहाँ तो बात सिर्फ लिखने की है। नैतिकता तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे आपके अंदर आ जाएगी, और जब आप बड़े समझदार हो जाएंगे तो आप खुद से भी दे देंगे। लेकिन अभी क्योंकि आप छोटे हैं तो आपके मन में आ सकता है कि मैं अपनी चीज़ नहीं दूंगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आपके मन में ऐसी भी बात आती है कि मैं अपनी चीज़ नहीं दूंगा, तो वो जाहिर नहीं करनी है। हमारे भी देश के प्रति कई कर्तव्य हैं। अगर मुझे भी देश हित या आपदा निवारण के सहयोग में अपने पुरस्कार का त्याग करना पड़े तो इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। प्रसन्नता होगी लिखा है ना, प्रसन्नता यानी खुशी होगी। आखिर मेरा कुछ तो देश या लोगों के काम आ पाया। देश प्रेम के आगे पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं है। वैसे बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ आंसर में कि देश की जब बात आती है तो फिर देश के सामने तो कुछ भी बड़ा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है, लेखिका ने छात्रावास के लिए जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। लेखिका ने बताया है कि उनके छात्रावास यानी हॉस्टल में बहुभाषी यानी मल्टी लैंग्वेजेस, बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती थी। परिवेश का मतलब होता है माहौल। वहाँ उनके हॉस्टल का माहौल ऐसा था कि उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो उसकी चर्चा करते हुए, उस बात की चर्चा करते हुए आप अपनी मातृभाषा में लिखिए। लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था। कोई हिंदी बोलता था तो किसी की भाषा उर्दू थी। वहाँ कुछ मराठी लड़कियां भी थी जो आपस में मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली में बात करती थी। अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद भी वे आपस में हिंदी में ही बातें करती थी। मतलब कि जो बुंदेलखंडी थे वो आपस में तो बुंदेलखंडी में बात कर लेंगी, लेकिन अगर वो खड़ी हैं किसी अवधी भाषा की लड़की के साथ तो फिर वो हिंदी में बात करती थी। छात्रावास में उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों की ही शिक्षा दी जाती थी। मतलब चाहे वो अपनी भाषा में बात करते थे आपस में, लेकिन एक दूसरे के साथ वो लोग हिंदी में ही बात किया करते थे। तो ये थे रचना और अभिव्यक्ति के 2 क्वेश्चन, छठा और 7वां। 2 और क्वेश्चन है आपकी किताब में रचना और अभिव्यक्ति के, जो है कि महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, और अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं अपनी किसी भी याद को लिखने के लिए। जो भी आपको याद आए अपने बचपन की कोई घटना, उसे आप लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ सही या गलत नहीं होगा, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो सही होगा। और 9वां क्वेश्चन है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे कि आपने अगर तो किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, तो जब वहाँ पर 6 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 5 बच्चों का नाम आ गया है, आपका नाम 6ठे नंबर पे आने वाला है, तो उस बीच आपके मन में कौन सी हलचल हो रही है? आपको पसीना आ रहा है, आपके मुट्ठी बंद है और हाथ पूरा पसीने से भर गया है, आपका दिल जो जो से धड़क रहा है, आप बार बार स्टेज की तरफ देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं याद करके आया हूँ सब भूल गया हूँ। तो इस तरह की बात आपको लिखनी है कि मुझे ऐसा लगा था। और अगर आपने किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपको इस तरह का अनुभव नहीं है, तो आप
इमेजिनेशन से यानी कल्पना करके लिख सकते हैं। ये रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है। आप जो भी आंसर लिखेंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बशर्ते आपके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो बच्चों ये था मेरे बचपन के दिन के सारे प्रश्न उत्तर जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किए हैं। अगर आपने क्लास को पूरा अटेंड किया है तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए होंगे। वीडियो के अंत में आकर के अब इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने पहले नहीं किया है तो। अगर आप चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि दुर्गा पाल मैम की क्लास में जो आंसर हैं वो बहुत सरलता से समझा करके बताए जाते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए, जिससे उनका भी थोड़ा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि अगली जैसे ही वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.